हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज जो चैप्टर आपका 15 है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात कर चुके हैं। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर हाई यील्ड। आपको एक ऐसा मेथड बताइए क्रॉप प्रोडक्शन का जिससे जो यील्ड होती है फसलों की, क्रॉप की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि हमें फसलों को हेर फेर करके बोना चाहिए। हर बार वही, हर साल वही फसल हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने लगा लिया है अगर धान की फसल, तो अगली बार हम इसी टाइम धान की फसल ना लगाकर कोई और फसल, कोई दालों वाली फसल, इस तरह की फसल को उगाएंगे तो जो यील्ड होगी हमारी क्रॉप की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये एक मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन का जिसका नाम क्रॉप रोटेशन है। डेट एंश्योर हाई यील्ड, इससे क्या होगी, जो फसलों की उत्पादन क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोविंग 2 और मोर वेराइटीज ऑफ द क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन सिक्वेंशियल सीजन। जो सिक्वेंस में हमारे सीजन आते हैं उनके अंदर हमें क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा वेराइटीज ऑफ क्रॉप को हमें ग्रो करवाना है। अ क्रॉप यूटिलाइजेज सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन लार्जर क्वांटिटीज from the soil, then if the same crop is grown in the subsequent season, those nutrient will get depleted in the soil। ऐसे इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, मान लिया अभी हमने यहाँ पे लगा दी है किसकी क्रॉप, यहाँ पे लगा दी है अभी हमने जैसे कि एक बार यहाँ आपने धान की क्रॉप लगा दी है। धान की क्रॉप लगाने के बाद अगर हम दूसरी बार भी धान की ही क्रॉप लगा रहे हैं इसी ईयर, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें क्या नुकसान होगा। अगर हम सेम क्रॉप को बार बार, उसी क्रॉप को हम अगले सीजन में भी उगाते जाएंगे तो इससे क्या होगा, वो एक जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है क्रॉप को वो उससे मिट्टी से यूज़ करती जाएगी। तो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की हमारी मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेट करना चाहिए। जैसे कि एक बार हमने क्या कर दिया है, अगर हमने पैडी लगा लिया है तो नेक्स्ट सीजन पे हम क्या लगाए, ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जिसके अंदर क्या आते हैं, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट, जिसके अंदर क्या होंगे, हमारे बैक्टीरिया रहते हैं जिनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर जो क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोवाइड करवाएंगे और जिसकी वजह से हमें फील्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं क्रॉप रोटेशन एक अच्छा तरीका है जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। जो फील्ड है हमारे उनके अंदर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को क्यों यूज़ करते हैं। तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर वो किस लिए करते हैं, टू अनरिच द सोयल विद द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, क्योंकि जिस न्यूट्रिएंट की मिट्टी के अंदर कमी है उसको वो न्यूट्रिएंट मिल सके, इसलिए हम क्या डालते हैं मिट्टी के अंदर, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर हेल्प्स इन अनरिचिंग द सोइल विद ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। मैन्योर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सोइल के अंदर, और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कैसा मैटर ऐड करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर। फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। अगर हम दोनों को हम कॉम्बिनेशन में डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को एक बैलेंस कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उससे जो यील्ड होगी हमारी क्रॉप्स की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। What are the advantages of intercropping and crop rotation? इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में क्या फ़ायदे हैं, इंटरक्रॉपिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्रॉप रोटेशन के क्या फ़ायदे हैं। ये दोनों क्या है, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होगा, इससे हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और जो पेस्ट वगैरह है, जो डिजीज़ वगैरह है जो फैलते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। विद क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट सोइल डिप्लीशन, और क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, सोइल डिप्लीशन कम होगा और सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और सोइल इरोजन, जो भूमि कटाव है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोथ दिस मेथड रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स। अगर हम ये दोनों ही मेथड अपनाते हैं तो फर्टिलाइजर्स हमें खेत में डालने की ज़रूरत कम पड़ेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वीड्स एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट इन क्रॉप्स। इससे क्या होगा, जो हमारे वीड्स हैं वो कंट्रोल होंगे और जो पैथोजेंस हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन का क्या यूज है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द क्रोमोसोम ऑफ द सेल। एक सेल है हमारा, उसके क्रोमोसोम के अंदर हम कोई दूसरी जीन डाल देते हैं। ऐसी जीन डालते हैं जिस जीन की हमें रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें चाहिए हैं प्लांट के अंदर। When the gene for a particular character is introduced in the plant cell, a transgenic plant is produced। फिर इससे जो हमारे पास अगला जो हमारे पास प्लांट रेडी होगा, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक क्यों किया, क्योंकि हमने उसकी जीन्स में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, इसलिए प्लांट को क्या बोल दिया गया है, ट्रांसजेनिक प्लांट। These transgenic plant exhibit characters governed by the newly introduced gene। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो कैसे कैरेक्टर शो करेगा, जो उसके अंदर हमने नई जीन इंट्रोड्यूस की है, जो नई जीन किसी दूसरे प्लांट से उसके अंदर हमने ऐड की है, उसके कैरेक्टर शो करेगा। एग्जाम्पल देखिए, Let us assume there is a wild plant that produces small fruit। जैसे हमारे पास कोई जंगली प्लांट है जिसके फ्रूट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। If the gene responsible for a larger fruit size introduced in this plant become transgenic and start producing larger fruit। मान लिया हमें फ्रूट का साइज बड़ा करना है, तो उसके अंदर हम किसके जीन डाल देंगे, छोटे फ्रूट साइज के प्लांट के अंदर बड़े फ्रूट साइज के जीन। तो जो हमारे पास जो प्लांट बनेगा, उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक। और वो कैसे फ्रूट पैदा करना शुरू कर देगा, जिसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यील्ड बढ़ाने वाले जीन्स डाल सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स को डाल सकते हैं किसी भी डिजायर प्लांट के अंदर। लास्ट में देखिए कैसे यूजफुल है ये। Therefore, gene manipulations play an important role in the agricultural practices। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर जीन मैनिपुलेशन का एक काफ़ी अच्छा रोल है। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्रॉप वेराइटी। जो क्रॉप की वेराइटी होगी वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इट एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। इससे जो क्रॉप होगी हमारी वो क्या होगी, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस होगी, मतलब वो जल्दी से इंसेक्ट से खराब नहीं होगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द यील्ड ऑफ द क्रॉप। इससे क्या होगा, जो क्वालिटी होगा, जो यील्ड होगा क्रॉप का, वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉस अकर। जो ग्रेन को हम स्टोर करके रखते हैं उनके अंदर जो लॉस है, जो खराब है, वो कैसे होते हैं। दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। पीछे क्वेश्चंस के अंदर, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कर चुके हैं, वहाँ से चेक कर लेंगे आप। बायोटिक में आते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगस, माइट्स, बैक्टीरिया। और ए बायोटिक में आएंगे जैसे मॉइस्चर बढ़ गया है या फिर टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, तो इन सभी से क्या होंगे, हमारे जो ग्रेन हमने स्टोर किए हैं वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स। जो हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, मतलब जो हम पशुओं का पालन करते हैं, उससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए ये फार्मर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि हम कैटल फार्मिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैटल फार्मिंग से क्या होगा, एक तो जो मेल है हमारे एनिमल्स, उनसे तो हम क्या करवाएंगे, लेबर वर्क करवाएंगे, कार्टिंग करवाएंगे, इरिगेशन करवाएंगे, टिलिंग करवाएंगे। और जो फीमेल है उनसे हम क्या करेंगे, दूध का प्रोडक्शन करवाएंगे। वट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। बेनिफिट्स क्या है, गुड क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी प्रोड्यूस। अच्छी क्वालिटी का, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा कैटल फार्मिंग से। उसके बाद लेबर एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर एग्रीकल्चर, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। जो लेबर एनिमल्स हैं उसका यूज़ हम किसके लिए करेंगे, लेबर वर्क करवाने के लिए करेंगे। न्यू वेराइटीज दैट आर रेजिस्टेंट टू डिजीज कैन बी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग टू वेराइटीज विद द डिजायर्ड ट्रेट्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग वेराइटी हम तैयार करवा सकते हैं एनिमल्स की, जिसमें हम किसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, फॉरेन ब्रीड और इंडियन ब्रीड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन द पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। हमें क्या करवाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना है, तो क्या कॉमन है, पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग के अंदर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री, फिशेज एंड बी इज द प्रॉपर मैनेजमेंट। हमें जो इनको पालना है, फिशेज को या फिर पोल्ट्री बर्ड्स को या फिर बीज को, मधुमक्खियों को, तो हमें कुछ एक जो मैनेजमेंट टेक्निक है वो प्रॉपर रखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, हमें जो जहाँ पे भी वो रहते हैं एनिमल्स या फिर जो फिशरीज है या बीज है, उसको हमें उस जगह को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा।
मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ना कम होना चाहिए ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड प्रिवेंशन और क्योर ऑफ द डिजीज ऑल्सो रिक्वायर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो कैसे उनसे बचा जाए, बीमारी होने से पहले ही उनको कौन कौन सी दवाइयाँ या जो इम्यूनाइजेशन है उनको दी जाए ताकि वो फ्यूचर में बीमार ना हो। This is the last question. How do you differentiate between capture fishing, mariculture and aquaculture? Capture fishing क्या है, mariculture क्या है, aquaculture क्या है? तो capture fishing में क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ से, जैसे नदी हैं, हमारे झरने हैं या झील है, वहाँ से हम क्या करते हैं, फिशेज को पकड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। क्या बोलते हैं उसको, कैप्चर फिशिंग। मैरीकल्चर क्या होता है, कल्चर करते हैं हम मरीन फिशेस को फॉर कॉमर्शियल यूज़। जो समुद्र में रहने वाले जो मछलियां हैं उनको हम क्या करते हैं, वहाँ पे पालते हैं अच्छी तरीके से, उनको मैनेजमेंट करते हैं, किसके लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए। कॉमर्शियल का मतलब है जो बड़ा यूज़ है हमारा, जो खाने वगैरह के लिए जो उसका यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में क्या करेंगे हम, It involves the production of aquatic animals that are high economic value such as prawn, lobster, fishes, crab। हम क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को हम पालते हैं जिनकी वैल्यू क्या है, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स को पालते हैं हम। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आएंगे, प्रॉन्स, लोबस्टर, फिशेज, क्रैब्स। सारे एग्जाम्पल क्या है, प्रॉन है, ये सारी हमारे क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है, लोबस्टर है, फिशेज हैं, क्रैब्स हैं।